सो वेलकम ऑल एंड चलिए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस और न्यूज़ भी देखेंगे हम। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्रांस विजिट किया। ठीक है, तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। अब वहाँ पे हमारा जो है इंडिया ने अप्रूव किया है कि इंडिया परचेज करेगी 26 राफेल एमजेट्स। ठीक है, तो राफेल एमजेट्स यूं तो हम सोच रहे हैं कि ये एयरफोर्स के पास जाएंगे, लेकिन एयरफोर्स नहीं यूज़ करेगी। सो इसे यूज़ करेगी हमारी नेवी, इंडियन नेवी इसे यूज़ करेगी। ठीक है, तो 26 टोटल एयरक्राफ्ट हैं ये, और साथ ही साथ में 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है परचेज करने का डिसीजन लिया गया है। ये डिसीजन हमारा सेंटर कोई कैबिनेट नहीं लेता, इसके लिए स्पेशली डिफेंस एक्विजिशन कमेटी होती है, जिसका चेयरमैन जो होते हैं डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, वो इसे कमीशन देते हैं परचेज करने की। सो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है यहाँ पे मेन बॉडी, जो कि हमारे डिफेंस से रिलेटेड परचेज एक्विजिशंस को अनुमति देती है। ठीक है, तो इसके अभी करंट जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर राजनाथ सिंह जो हैं इसके हेड हैं, और इन्हीं ने ये अप्रूव किया डिसीजन। ठीक है, और बेसिकली ये सिंगल मेंबर बॉडी नहीं है, काउंसिल है ये। ठीक है, इसमें और भी मल्टीपल मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो जो हमारा एयरक्राफ्ट है इसकी रेंज और वेट देखिए आप इस तरह से है। और जो ये हमारा एयरक्राफ्ट है ये हमारा आईएनएस विक्रांत पे यूज होगा। ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर पे ये यूज होगा। ठीक है, और डिफेंस एक्विजिशन की बात करें तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये हमारी डिफेंस से रिलेटेड। इफ वी टॉक अबाउट परचेजिंग न्यू डिफेंस रिलेटेड प्रोक्योरमेंट्स। ठीक है, न्यू पॉलिसीज को ये उसके ऊपर डिसाइड करती है। ठीक है, कैपिटल एक्विजिशन के ऊपर इसके डिसीजंस होते हैं। ठीक है, और कैपिटल एक्विजिशंस आपकी आर्मी नेवी एयरफोर्स तक ही लिमिटेड नहीं है, इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड भी अगर कोई कैपिटल एक्विजिशन करना हो तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ही इसमें मेन बॉडी है। ठीक है, और ये जो बॉडी है ये 2001 में बनी थी। ओके, तो सेकंड न्यूज़ है हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली से। ठीक है, जो यमुना का वाटर है, आपको पता है कि 205 मीटर से ऊपर बह रहा है पिछले 1-2 दिनों से वो, तो अभी भी वो 205 के ऊपर ही है, लेकिन थोड़ा बहुत ये इन मीटर्स जो है कम आया है, नीचे आया है। ठीक है, ये देखिए आधा इंसान यहाँ पे डूब चुका है, ट्रक आधे डूब चुके हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल ही जो आपकी यातायात है वो ठप पड़ी है, तो बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, दिल्ली में। ठीक है, तो यमुना रिवर सिस्टम क्या है, ये यमुना यमुना जो है हमारी यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और बंदरपूंछ पीक इन मसूरी रेंज ऑफ लोअर हिमालयाज। ठीक है, और ये जो गंगा के साथ मिलती है इलाहाबाद प्रयागराज में मिलती है ये। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर कितना करती है जहां से ओरिजिन से अपने ओरिजिन से, ये तो 1376 किलोमीटर ये अपना डिस्टेंस कवर करती है। जो इलाहाबाद है वो भी इसी के बैंक के ऊपर है। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि ये यमुना यहाँ से आती है, और यहाँ इलाहाबाद है, यहाँ पे ये मर्ज होती है। तो इसकी बहुत सी ट्रिब्यूटरीज हैं बीच रास्ते में जो इसमें मर्ज होती हैं, जैसे चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। ठीक है, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की। ठीक है, अब थर्ड न्यूज जो है वो स्टेट से देख लेते हैं हम। ठीक है, जो प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे राजस्थान असेंबली को। ठीक है, तो राजस्थान असेंबली को ये एड्रेस करेंगी, और ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि कोई प्रेसिडेंट जो है स्टेट असेंबलीज को एड्रेस करता है, स्पेशल एड्रेस। वैसे गवर्नर एड्रेस करता है स्टेट असेंबलीज को। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है वो एड्रेस करता है आपके पार्लियामेंट को। ठीक है, कि जो प्रेसिडेंट है वो स्पेशल एड्रेस करता है आपके पार्लियामेंट को, एज पर आर्टिकल 87। ठीक है, तो देखो वन सेक। तो देखो जो प्रेसिडेंट है ही विल एड्रेस पार्लियामेंट। ओके, वो पार्लियामेंट को एड्रेस करेगा, स्पेशल एड्रेस। ठीक है, तो ये दो ओकेजन्स पे होता है। ठीक है, फर्स्ट होता है आफ्टर इलेक्शन। ठीक है, और दूसरा होता है फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। ठीक है, तो या तो आफ्टर इलेक्शन आपका ये एड्रेस करता है, स्पेशल एड्रेस। ठीक है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, एज पर आर्टिकल 87। ठीक है, तो इसमें कब करता है, जब स्पीकर भी यहाँ पे अपॉइंट हो चुका होता है या तो इलेक्ट हो चुका होता है। ठीक है, और जो है हाउस में जो मेंबर्स हैं वो ओथ ले चुके होते हैं। जब ये चीजें सेटिस्फाई हो जाती हैं, फिर पार्लियामेंट में जो है प्रेसिडेंट स्पेशल समन लेता है। ठीक है, दोनों की ज्वाइंट सीटिंग लेता है, और फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, तो ये है।
तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ने समन किया हुआ है, तो ये बहुत ही फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा एक, ठीक है। और थर्ड फोर्थ न्यूज़ जो है हमारी यूसीसी से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे जो है जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन, तो इन्होंने यूसीसी को कहा है कि इट विल ब्रेक दी हार्मोनी ऑफ सोसाइटी, और आर्टिकल पे इन्होंने कहा है कि यूसीसी को हेस्टली इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा एडिटोरियल एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एडिटोरियल लिखा है कालेश्वरम राज ने, लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इन्होंने ये यहाँ पे जो है बात की है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, ठीक है। पिटिशन हुआ था वहाँ पे, दो जो कपल हैं, इंटरफेथ कपल हैं, उन्होंने पिटिशन किया था कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए पुलिस के टॉर्चर से, ठीक है। तो यहाँ पे इनको पुलिस हरास कर रही थी, इनका कंप्लेन था कि पुलिस इज हरासिंग देम, सो दे वर आस्किंग फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोला है कि जो लिव इन रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है वो एक सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है। और यहाँ पे जो है राइटर जो हैं अ, इस जजमेंट को थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो राइटर बोल रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसके अगेंस्ट ये जजमेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है कोई भी हमारे डिसीजंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे जब बेस होते हैं, सो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में हमारी सोवर्निटी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सो ऑन, दीज आर हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने ये बोला कि ये जो है सोशल प्रॉब्लम है, और एज पर राइटर इनका मानना ये है कि जो कोर्ट है वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को नहीं देख रहा है, बल्कि सोशल मोरालिटी को वो ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। तो इन्होंने इसको थियोलॉजिकल कोर्ट भी कहा है कि ये वो पुराने ज़माने वाला कोर्ट है। तो इस तरह से राइटर यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, और यहाँ पे राइटर ये भी बोल रहे हैं कि जो पर्सनल लॉज हैं जो मैरिज पे बेस्ड हैं वो आज के टाइम पे इररिलेवेंट है, और इन लॉज के बेसिस पे हाई किसी भी हाई कोर्ट या किसी भी जुडिशरी को जजमेंट देना इज अ काइंड ऑफ सोशल ऑर्थोडॉक्सी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशंस टुवर्ड सोशल ऑर्थोडॉक्सी एंड रिलीजियस रिवाइवलिज्म। ओके, सेकंड एडिटोरियल हमारा जीएसटी से रिलेटेड है अभी। तो अभी रिसेंटली 50th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, और यहाँ पे बहुत से डिसीजन लिए हैं, जिसमें से मेन डिसीजन आपका एपेलेटेड ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट करने का फैसला यहाँ पे लिया गया है। तो अभी 50 ट्रिब्यूनल ऐसे बनेंगे, और ये फेज्ड मैनर में बनेंगे, इकट्ठे नहीं बनेंगे। तो जो भी रिलेटेड आपके गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो यहाँ पे स्पीडी जस्टिस उनको मिल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 28% जो है टैक्स लगाने का ऑनलाइन गेम पे, कसिनो पे, हॉर्स रेसिंग पे भी डिसीजन लिया है। बट एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये सारे डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपकी जीएसटी जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करना इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। विदाउट इससे ये लागू नहीं होगा, ठीक है। बट अभी कुछ ऐसे रेट हैं, यहाँ पे राइटर कह रहा है कि अभी कुछ ऐसे रेट्स रिस्ट्रक्चरिंग है जिनको करना बाकी है। तो अभी काफ़ी रिफॉर्म होना बाकी है जीएसटी काउंसिल में और जीएसटी एज अ होल में। तो ये यहाँ पे राइटर कहना चाहते हैं। सो एक न्यूज़ यूरोपियन पार्लियामेंट से आ रही है, तो इन्होंने क्या कहा कि इंडिया को मणिपुर का वायलेंस जो है वो ख़त्म करना चाहिए। बेसिकली ये चाहते हैं कि जो मणिपुर में वायलेंस हो रहे हैं उसकी रोकथाम करनी चाहिए। वैसे मणिपुर की जो अभी रिसेंटली वायलेंस है, यहाँ पे 100 से ज़्यादा लोगों की जान जो है जा चुकी है, और यहाँ पे 300 से ज़्यादा लोग जो हैं इंजर्ड हो चुके हैं। यहाँ पे बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट है अब हमारा अ, मीती के बीच में और कुकीज़ के बीच में, ठीक है। जो मीती ट्राइब है और कुकी ट्राइब है मणिपुर में, ये 70 अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट, ठीक है। जो कुकी ट्राइब है ये हमारी कम कॉन्स्टिट्यूट करती है, और ये बेसिकली क्रिश्चियन है, ठीक है। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, और इन्हें जो है शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। बट मीती को ऐसा नहीं है, एंड दे आर डिमांडिंग वो डिमांडिंग वो डिमांड कर रहे हैं कि इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का जो है दर्जा दिया जाए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हाँ, तो ये इनकी डिमांड है मीती कम्युनिटी की। तो इससे ये लेकर इसी के ऊपर ये जो है नॉर्थ ईस्ट में वायलेंस हो रहे हैं। सो सिक्स न्यूज़ है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित, और यहाँ पे इसरो जो है वो आज हमारी
चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट आया 2008 में, चंद्रयान 2 आया 2019 में। ठीक है, तो ये अब चंद्रयान 3 है हमारा, जो जुलाई के 14 को सक्सेसफुल नहीं हो पाया था बिकॉज इसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। तो इसरो और इंडिया चाह रहा है कि हमारी चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है वो सॉफ्ट लैंडिंग हो पाए। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। ठीक है, अभी तक 3 नेशन ऐसे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना, जिन्होंने अभी तक सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं मून पे। ठीक है, इंडिया की सॉफ्ट लैंडिंग लास्ट टाइम नहीं हो पाई थी। ठीक है, जो ये करंट चंद्रयान 3 है, ये थोड़ा एडवांस है लास्ट वाले मिशन के स्पेसिफिकेशन अगर देखी जाए। इसमें लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यूज हो रही है। ठीक है, तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है इसका, ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, GSLV-MK3। तो इसका बहुत ही यार पावरफुल इंजन है, और इसकी पेलोड की कैपेसिटी है 8,000, यानी कि 8 टन और 4 टन की। ठीक है, 4 टन जो है ये अपना जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये प्लेस कर सकता है, और 8 टन जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट पे ये प्लेस कर सकता है। लो अर्थ ऑर्बिट जो होता है थोड़ा नीचे होता है 600 किलोमीटर, और जियो सिंक्रोनस थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, तो ये इसकी कैपेसिटी है। और अगर हम इसके लॉन्च व्हीकल को देखें तो ये आपका GSLV-MK3 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है ये पेलोड होता है। ठीक है, जब स्पेस में हमारा ये सैटेलाइट पहुंचता है तो ये जो मॉड्यूल है ये यहाँ से ओपन होता है, और यहाँ से सैटेलाइट या जो भी कोई पेलोड इसमें होता है वो इजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये नीचे के थ्रस्टर आते हैं आपके। ठीक है, तो ये L110 स्टेज का है ये। ठीक है, और ये S200 है, जो स्टार्टिंग में इनिशियल लिफ्ट होता है उसमें S200 काम करता है। ठीक है, और सबसे हाइट पे जब जाएगा ये, यानी कि स्पेस में एंटर होगा, तो स्पेस में क्या होता है, माइनस में टेम्परेचर होता है, मतलब बहुत ही सब जीरो टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो वहाँ पे नॉर्मल इंजन्स नहीं चलते हैं, वहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन्स चलते हैं। तो यहाँ पे जो इंजन चलता है वो C-5 स्टेज यहाँ पे ऑपरेशनल होता है। तो C-5 जो है ये लार्जेस्ट क्रायोजेनिक इंजन है, जो कि लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ने डेवलप किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली जो है 3 स्टेज का लॉन्च व्हीकल है, जिसमें 2 सॉलिड प्रोपेलेंट S200 स्ट्रैप कोर स्टेज हैं, और L112 लिक्विड स्टेज है। ठीक है, और C-5 क्रायोजेनिक स्टेज है। हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसमें एक इशू ऐसा है जिस पे बात की गई है कि जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो हम जीडीपी के पोर्शन में जो स्पेंड करते हैं, दैट इज़ वेरी लो एज कंपेयर टू द वर्ल्ड एवरेज। सो वर्ल्ड में जो एवरेज है 1.8 है। ठीक है, ग्लोबल एवरेज, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे कंट्रीज अपना स्पेंड करती हैं। लेकिन व्हेन वी सी इंडियन स्टेटस, सो इट्स 0.6% ऑफ द जीडीपी, जो कि बहुत ज़्यादा लो है। ठीक है, तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, और या तो ये कहें कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अब काम करेगा, जो कि अगले 5 साल में 50,000 करोड़ जो है स्पेंड करेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और इसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है, दैट शुड बी अराउंड 36,000 करोड़, मोर देन 50%। लेकिन अभी का जो करंट सिनारियो है उसमें जो हमारे प्राइवेट सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है, यू कैन सी इट इज ओनली 36%, ओके, ऑफ द इंडियन रिसर्च एक्सपेंडिचर। सो यहाँ पे जितना ज़्यादा देखिए हमारा प्राइवेट सेक्टर रिसर्च में इन्वॉल्व होगा, उतनी ज़्यादा हमारी इनोवेशंस जो हैं उनके कॉर्नर्स तक, कोने कोने तक पहुँचेगी। ठीक है, अगर गवर्नमेंट इस पे ज़्यादा फोकस करती है तो इस पे एक्सपेंशन करना काफ़ी मुश्किल रहता है, बट विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो रिसर्च फील्ड है वो एक्सपैंड होगी। ठीक है, हमारे कॉलेजेस में जो है रिसर्च बेस जो है ज़्यादा बढ़ेगा, फंडिंग अच्छी होगी तो रिसर्च बेस ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने प्रपोज किया है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड है इंडिया उसमें एक्सेल करे, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी वीकनेसेस पे टारगेट किया जाए, एंड वन ऑफ द वीकनेस इज़ फंडिंग। सो फंडिंग के रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है। इकोनॉमी की बात करते हैं। ठीक है, तो चाइना में थोड़ा डाउन चली है, डिमांड ज़्यादा नहीं है चाइना में। सो
इंडिया और चाइना का जो है ट्रेड भी कम ही चल रहा है। ठीक है, इस न्यूज़ में ये कहा गया है कि जो यहाँ पे इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट है दोनों ही 0.9 एंड 0.6 रिस्पेक्टिवली जो है फॉल हुए हैं। ठीक है, और इंडिया का सबसे ज़्यादा अगर करंट अकाउंट डेफिसिट किसी नेशन के साथ है तो वो चाइना के साथ है। इट इज़ क्लोज टू 100 बिलियन। ठीक है, तो इतना ऐसा मंगवाते क्या है हम चाइना से, सोचने की बात है। तो हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि दवाई में जो अपने सब्सटेंसेस पड़ते हैं वो मंगवाते हैं। केमिकल्स बहुत हैविली इंपोर्ट होते हैं चाइना से। मशीनरी हम मंगवाते हैं वहाँ से, ऑटो कंपोनेंट, मेडिकल सप्लाईज। सो ये चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। हालांकि एक्सपोर्ट की बात करें तो इतना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट चाइना को नहीं करते हैं, इंपोर्ट हमारा चाइना से ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं और लास्ट के दो क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, जो करंट अफेयर से के ऊपर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस वो कितने कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्रीज को मैच शेयर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कितने नेशंस हैं। और सेकंड क्वेश्चन है कि जो यमुना रिवर है उसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। ठीक है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिएगा। सो ये था आज का एनालिसिस के चैनल को, ताकि हम ऐसी वीडियो लाते रहें। थैंक यू वेरी मच।